हेलो गाइस, वेलकम टू आरकेआईएस। ये मेरा एक अटेम्प्ट है आपको माइक्रो इकोनॉमी की जो एनसीईआरटी है। ओके, ये जो माइक्रो इकोनॉमी की एनसीईआरटी आपको मैं अच्छे से पढ़ाऊँ। तो बेसिकली बहुत सारे एस्पिरेंट्स का इशू क्या होता है कि वो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से नहीं होते, तो उनको जो इकोनॉमी है समझने में बहुत इशू हो जाता है। तो उनके लिए सोल्यूशन होता है कि माइक्रो इकोनॉमी की एनसीईआरटी पढ़े। फिर वो एनसीईआरटी तो पढ़ लेते हैं, बट उनका इशू फिर ये होता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि प्रीलिम्स में, ओके, जो प्रीलिम्स है और मेंस है वहां पे क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं और आपको एनसीईआरटी कैसे हेल्प करेगा। एज इट इज बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं कि कॉलेज में कैसे हम लोग रीडिंग करते हैं वो बस वैसे ही रीडिंग करते जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन को पढ़ने का पर्सपेक्टिव कैसा है। ओके, अगर आपको क्वेश्चन को पढ़ने का पर्सपेक्टिव पता नहीं चलेगा तो ऑब्वियसली आपको आंसर टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यूपीएससी क्या कर रहा है, यूपीएससी में जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है इकोनॉमी से रिलेटेड वो पूरे पूरे नहीं बट ऑलमोस्ट बंद कर दिए है। और यूपीएससी मोर और लेस हम लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये मेरा अटेम्प्ट रहेगा। इसमें मैं आपको क्या पहले कंसेप्ट सिखाऊंगा। ओके, सबसे पहले हम कंसेप्ट करेंगे। कंसेप्ट के बाद हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, कौन सा, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों, और वो कैसे कंसेप्ट से रिलेटेड है मैं आपको वो सिखाऊंगा। और उसके बाद हम उसको कैसे कनेक्ट कर सके। ओके, हम लोग उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर है? तो चलो, तो बेसिकली ये हमारी फर्स्ट वीडियो होगी। हम ऐसे बहुत से सारे ऐसे वीडियोस बनाएंगे, उसमें सारे एनसीईआरटी के चैप्टर्स कवर करेंगे। जैसे कि ये जो वीडियो है ये इसमें हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे, इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर। फिर उसके बाद हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग, हमारा सेकंड चैप्टर ये होगा। ओके, देन उसके बाद मनी एंड बैंकिंग, इसमें हम लोग देखेंगे एसएलआर, सीआरआर, ये सब क्या होता है, बैंक रेट वगैरह, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, फिर हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर गवर्नमेंट बजट। ओके, एंड इकोनॉमी, एंड इसके बाद है ओपन इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, अब जैसे क्या होता है ना, बहुत सारे एस्पिरेंट को बहुत ही बेसिक कंसेप्ट में ही दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग ये जो सारे टॉपिक्स है बहुत अच्छे से बेसिक में करेंगे। मैं आपको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, ऐसा नहीं कि इकोनॉमी के कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को और कॉम्प्लेक्स बना के पढ़ाऊंगा, बल्कि लेमैन लैंग्वेज में जैसे आपको समझ में आ जाए वैसे पढ़ाऊंगा। ओके, आई होप आपको क्लियर है कि हमारे ये जो ऑब्जेक्टिव है इस इकोनॉमी एनसीईआरटी को करने का वो क्या है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमी, हमारी फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमी। ओके, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमी, सबसे पहले कंसेप्ट क्या है कि माइक्रो इकोनॉमी क्या है। पहले तो यही समझना पड़ेगा कि माइक्रो इकोनॉमी क्या है, फिर माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। ओके, तो क्या है, माइक्रो इकोनॉमी स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल, फोकसिंग ऑन एग्रीगेट वेरिएबल लाइक टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। ओके, एक एक कंसेप्ट को, एक एक स्टेटमेंट को, इसको आराम से देखते हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आउटपुट क्या होता है। ओके, यहाँ पे ये जो आउटपुट है ना, टोटल आउटपुट, पहले इसको टैकल करते हैं। ये आउटपुट क्या होता है। ओके, आउटपुट मतलब क्या, सिंपल है, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल समझो हम लोग अब कार बना रहे हैं। ओके, तो हमने कितनी कार प्रोड्यूस करी इन ए गिवन टाइम, उसका वो आउटपुट हो गया। मतलब एक प्रोडक्ट है, गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, ये हो गया मेरा आउटपुट। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमी स्टडीज इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी एज अ होल मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मेरे इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ओके, और सर्विस सेक्टर है। अब मैं क्या करूंगा, इसको अलग अलग नहीं पढ़ूंगा, इसको एक साथ ही लेके पढ़ूंगा। ओके, तब जाके मैं मैक्रो इकोनॉमी बोलूंगा।
ओके, फिर उसके बाद ये सारे सेक्टर्स किसके ऊपर में फोकस करेंगे, आउटपुट के ऊपर, वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका आउटपुट क्या है, फिर वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कैसे जनरेट करते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, ये सारी चीजें, और वो सारी चीजें इन्फ्लेशन के ऊपर कैसे इफेक्ट करते हैं, या फिर इन्फ्लेशन आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे कैसा असर करता है। ओके, तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि एग्रीगेट वेरिएबल्स, वेरिएबल को हम लोग इसको यहां पर ऐसे समझ सकते हैं कि वेरिएबल मतलब आप इसको फैक्टर समझ लो, ठीक है, फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स, और एग्रीगेट मतलब क्या, सबको टुगेदर एक साथ लेके हम लोग देखेंगे। ओके, अब ढंग से पढ़ो, अब मुझे बताओ आपको डेफिनेशन समझ में आ रही है क्या। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल। ओके, ये सारे सेक्टर सबको एक साथ लेके पढ़ेंगे। फोकस इज ऑन एग्रीगेट वेरिएबल्स, मतलब जितने भी वेरिएबल सबको एक साथ लेके, इंटरकनेक्टेड, मतलब आउटपुट का एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या असर होता है, एम्प्लॉयमेंट का इन्फ्लेशन के ऊपर क्या असर होता है, इन्फ्लेशन का एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या असर होता है, इन्फ्लेशन का आउटपुट के ऊपर क्या असर होता है। ओके, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। It aims to understand and addresses broad economic questions such as what determine national income and output। जैसे मैंने आउटपुट का डेफिनेशन बताया था, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज, और नेशनल इनकम मतलब क्या, जीडीपी, जीएनपी, ये हम लोग जो है आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। हाउ डज प्राइसेस एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल फ्लक्चुएट्स, ओके, एंड व्हाट रोल डू पॉलिसी प्ले इन शेपिंग द इकोनॉमी। ओके, मतलब क्या, जैसे कि आप समझो कि गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज निकालती है। ओके, अब गवर्नमेंट कैसे पॉलिसीज निकालेगी, समझो कि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट लोन के ऊपर कम कर दिया। अगर लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो ऑब्वियसली लोन ज्यादा लिया जाएगा, तो उसके वजह से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। ओके, इन्वेस्टमेंट होगा, तो इन्वेस्टमेंट के वजह से क्या, कंजम्पशन बढ़ेगा, और उससे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। ओके, तो ये क्या हो गया, गवर्नमेंट के पॉलिसीज के वजह से इकोनॉमी को हम लोग ने बढ़ाया। ओके, जैसे अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होता होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पैसे का फ्लो कम करेंगे, गवर्नमेंट पैसे का फ्लो कम करेगी, इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगा तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगा। ओके, तो ये बेसिक मोटा मोटी माइक्रो इकोनॉमी ये कहता है। ओके, तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो मैक्रो मतलब क्या, लार्ज, ऑन अ लार्ज लेवल, हम लोग इकोनॉमी को ऑन अ लार्ज लेवल देखेंगे। ठीक है, जीडीपी, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, इन सबको ऑन अ लार्ज लेवल देखेंगे। ओके, तो चलो डिस्टिंग्विश करते कि मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी क्या होता है। ओके, पहले ये करते कि माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले देखो, माइक्रो इकोनॉमी जो ना फोकस ऑन इंडिविजुअल कंजम्पशन एजेंट, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। ओके, मतलब क्या, सिंपल से एक लेमैन वे में बताता हूं, ठीक है। फोकस ऑन इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट, एग्जामिन मार्केट लेवल सप्लाई एंड डिमांड। समझो कि एक एग्जांपल लेते हैं, समझो कि कोई तो एक पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो मोमोज बेच रहा है, ठीक है, मोमो सेलिंग। अब देखो, अब क्या है कि वो डिसाइड करेगा कि मैं कितना सप्लाई करूंगा और कितनी डिमांड होगी। ठीक है, जैसे कि सप्लाई को मैं बोलूंगा कि कितना प्रोडक्ट कितना अवेलेबल है। ठीक है, जैसे अगर मोमोज बेच रहा हूं मैं, तो मोमोज कितना अवेलेबल, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। ओके, और लोगों को कितनी चाहिए, ठीक है, लोगों की डिमांड क्या है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि मोमोज कितना प्रोड्यूस करना है, हिंदी में लिख देता हूं, कितना प्रोड्यूस करना है। ओके, प्रोड्यूस के बाद में देखूंगा कितना बेचोगे। ओके, कितना बेचोगे, हाउ मच विल सेल करोगे, और कितने का बेचोगे, व्हाट वुड बी द प्राइस। ओके, तो ये क्या है, माइक्रो इकोनॉमी, एक छोटे से लेवल पे। बट अगर जब भी हम मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर आते हैं, जो मैक्रो इकोनॉमी होती है, इट फोकसेस ऑन इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल से अभी समझाया कि इकोनॉमी एज अ होल, कि जैसे देखेंगे कि अगर इन्फ्लेशन है तो प्राइस जो है ऊपर जाती है। इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइस बढ़ती है, तो उसका एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या असर होगा और उसका ग्रोथ के ऊपर कैसा असर होगा। ओके, तो ये डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी के। तो चलो उनके फैक्टर्स देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि उसके फैक्टर्स में
सबसे पहले हम लोग माइक्रो इकोनॉमी के फैक्टर्स देखते हैं। ठीक है, मार्केट। तो ये मार्केट क्या होता है? मार्केट मतलब जहां बायर और सेलर मिलते हैं। जैसे हमारा एक स्टॉक मार्केट हो गया, या फिर हमारा एक मिनिमम लेवल पे देखो कि सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में क्या होता है? बायर आता है, एक सेलर होता है, वो दोनों मिलते हैं, वो खरीदते वगैरह है, वो ट्रेड करते हैं। तो वो हो गया मार्केट। ओके, इफेक्ट ऑफ प्राइजेस ऑफ गुड। ओके, एंड उसके बाद लेबर मार्केट। अब लेबर मार्केट, इसको ना थोड़ा बड़े ब्रॉडर पिक्चर में देखो। सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लेबर। ठीक है, मतलब लेबर कितने हैं और कितना चाहिए, उसके बाद लेबर के वेजेस क्या होंगे। ओके, उसके बाद लेबर के वेजेस क्या होंगे, तो वो होगा लेबर मार्केट। तो लेबर मार्केट हो गया। देन कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर मतलब कि कंज्यूमर सेव कर रहा है कि स्पेंड कर रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर समझो कि दिवाली आती है, तो दिवाली आती है तब क्या करते हैं लोग? अपने से पैसे बचाते हैं या फिर स्पेंड करते हैं दिवाली में। ऑब्वियसली जब भी फेस्टिवल आता है तो लोग जो है पैसे स्पेंड करते हैं। ओके, फिर उसके बाद सप्लाई ऑफ गुड्स, कि कितने सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्या क्या अवेलेबल है, ये सारी चीजें। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमी के क्या क्या फैक्टर्स है। ये जीडीपी, जीएनपी वगैरह हम लोग वो आगे पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या, टुगेदर कितनी डिमांड है, एंड कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी। कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी मतलब क्या, इकोनॉमी की जो पोटेंशियल है। ठीक है, पोटेंशियल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमी की क्या है? जीडीपी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड एंड कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी। आई होप अभी आपको माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हुआ रहेगा। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमी हमें क्या हेल्प करता है? ठीक है, कि वो हमें बताता है, माइक्रो इकोनॉमी जो है हमें बताते हैं व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ, कि ग्रोथ के लिए क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड हाउ डज एम्प्लॉयमेंट फ्लक्चुएट ओवर द टाइम। ओके, जैसे कि इन्फ्लेशन ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है तो लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास पैसा है तो लोग स्पेंड करेंगे पैसा। अगर लोग पैसा स्पेंड करेंगे, ओके, तो इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट होगी तो जॉब क्रिएट्स होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट रेट जो है बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे आ जाएगा। तो मैक्रो इकोनॉमी जो है बेसिकली यही चीज बताता है। एंड व्हाट कॉजेस इन्फ्लेशन एंड हाउ इट कैन बी कंट्रोल। ओके, जैसे इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन पैसा बढ़ रहा है, सो इन्फ्लेशन मतलब प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो प्राइजेस क्यों बढ़ रहे हैं? ओके, एंड हाई गवर्नमेंट पॉलिसी यूज टू स्टेबलाइज दिस इकोनॉमी। तो ये सारी चीजें, जैसे मैंने गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में पहले भी आपको बता दिया था। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, हमें माइक्रो इकोनॉमी से पता लगेगा कि इसके आंसर्स क्या हैं। तो चलो बेसिक करते हैं। ठीक है, कि माइक्रो इकोनॉमी का इमर्जेंस कैसे हुआ। ओके, सबसे पहले है ना, स्टार्टिंग में क्या था, बिफोर 1936 जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो केनिस की जो बुक थी। ओके, उसके पहले एक नोशन था। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको वो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। ओके, उसके पहले लोगों की सोच कैसी थी? लोगों की सोच ऐसी थी कि अगर जो भी है, ओके, लेबर जो है, लेबरर्स हु इज फाइंडिंग वर्क, ओके, विल गेट इट। मतलब जो भी लेबर है वो काम ढूंढ रहे तो उन्हें काम मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और उसके बाद फैक्ट्रीज जो है विल वर्क इन फुल कैपेसिटीज, और जो फैक्ट्रीज है वो अपने फुल कैपेसिटी में काम करेगी। ओके, उसको क्या बोलेंगे, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। बट उसके बाद क्या हुआ, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया। ओके, तो ग्रेट डिप्रेशन की वजह से क्या हुआ कि जो आउटपुट लेवल है, आउटपुट लेवल इन यूरोप एंड इन नॉर्थ अमेरिका वो गिर गई। ओके, वो गंदी गिर गई। तो डिमांड क्या हो गया उसके वजह से, डिमांड वॉज लो, और डिमांड लो हो गया था उसके वजह से एम्प्लॉयमेंट जो रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट था
अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो 3% था। ओके, वो क्या हो गया, वो 25% तक चला गया। ओके, तो बेसिक ये फंडा है। ग्रेट डिप्रेशन की वजह से क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन आ गया तो आउटपुट लेवल कम हो गई, डिमांड लोगों की कम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो गया, बढ़ गया। ओके, तो उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन के बाद अच्छा तब लोगों को पता चला ओके कि जो मैक्रो इकोनॉमी है ओके वो माइक्रो में नहीं देख सकते, हमें चीजों को एक मैक्रो वे में देखना पड़ेगा। तो इसके लिए जो केनिस की जो है ग्रेट थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये बुक आ गई। ये बुक क्या करती है कि क्लासिकल इकोनॉमी जो भी है, ये जो क्लासिकल थॉट है ओके, ये जो क्लासिकल थॉट है उसको वो चैलेंज करता है। और वो क्या करता है, फोकस ऑन एग्रीगेट डिमांड एंड इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, मतलब क्या टोटल टुगेदर डिमांड और उसका इम्पैक्ट क्या है एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट के ऊपर, ये उसे देखता है। ओके, तो यहां से जो माइक्रो इकोनॉमी का बर्थ है वो यहां से हुआ है। ओके, तो चलो फिर आगे देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या कंसेप्ट देखेंगे मोस्टली माइक्रो इकोनॉमी में, एग्रीगेट आउटपुट और नेशनल इनकम। ओके, इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज, कि इन्फ्लेशन कैसा होता है, प्राइस राइज कैसे बढ़ता है, कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे और इकोनॉमिक पॉलिसीज, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। इसको ऑब्वियसली मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और फिजिकल पॉलिसी क्या होती है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब देखो, अब कैसा है ना, एक बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, इसको करेंगे पहले, इसके पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट सिखा दूं यहां पे। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, प्रोडक्शन जो एक्टिविटी है, अभी हम लोग जो जो मैक्रो इकोनॉमी हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो बस कैपिटलिस्ट माइंडसेट के हिसाब से पढ़ेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के हिसाब से, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लेंस से ही देखेंगे हम लोग। ओके, तो जो प्रोडक्शन एक्टिविटी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है वो एंटरप्रेन्योर करते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं कि प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरिड आउट बाय एंटरप्रेन्योर्स। ओके, अब देखो, अब इनको अगर कोई भी एक प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी करनी है तो उन्हें सबसे पहले क्या लगेगा, कैपिटल लगेगा, पैसे लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद क्या लगेगा उनको, रॉ मटेरियल लगेगा। रॉ मटेरियल मतलब क्या क्या आ सकता है इसमें, लैंड बोल सकते हैं एंड नेचुरल रिसोर्सेज बोल सकते हैं। ओके, इसके बाद रॉ मटेरियल और उसके बाद उन्हें क्या लगेगा, लेबर फोर्स लगेगा। ओके, ये तीन चीजें उनको लगेगी। जैसे उनके बाद ये तीन चीजें आ जाएगी, वो क्या करेंगे, इससे उनको आउटपुट मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा मतलब। ओके, और ये प्रोडक्ट ये क्या करेंगे, बेचेंगे, सेल करेंगे मार्केट में। ओके, जब भी ये मार्केट में सेल होगा तो उससे उनको क्या होगा, पैसे मिलेंगे, मनी अर्न होगी। ओके, उनकी, तो वो पैसे से क्या करेंगे, ठीक है, उनको पैसे मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। मार्केट में जब वो बेचेंगे तो उन्हें मनी अर्न, ठीक है, इस पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। ठीक है, अभी ये प्रॉफिट नहीं हुआ, अभी बस ये हमारा रेवेन्यू है। अब ये रेवेन्यू के 3 हिस्से होंगे, 4 हिस्से होंगे। एक हिस्सा कैपिटल पे जाएगा, ठीक है, जो उन्होंने पैसे लिए थे वो उन्हें पैसे वापस करने पड़ेंगे। फिर एक हिस्सा रॉ मटेरियल एंड लैंड के ऊपर जाएगा, लैंड का रेंट वगैरह। ओके, एक हिस्सा लेबर फोर्स के ऊपर जाएगा, मतलब क्या, उनके वेजेस। और जो पैसा बचेगा उसको हम लोग प्रॉफिट बोलेंगे। ओके, उसके हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। अब ये जो प्रॉफिट है वो एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, यही प्रॉफिट आगे इन्वेस्ट करेगा वापस। ठीक है, क्यों, टू बाय मशीनरीज। ओके, बाय मशीनरीज एंड न्यू फैक्ट्रीज। ओके, और इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से हम लोग को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मिलेगी और ऐसे इकोनॉमी ग्रो होगी आगे जाके। ओके, क्लियर है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चीजें कैसे वर्क करती है, क्या, यहां पे आपको कैपिटल होगा, कैपिटल मतलब आपके पैसे, फिर आप रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करोगे, लेबर फोर्स का
लेबर फोर्स में आप इन्वेस्ट करोगे, फिर आपका तीनों का अलग अलग हिस्सा हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट अगेन वो जो एंटरप्रेन्योर है वो मशीनरीज और न्यू फैक्ट्रीज बाय करने में लगाएगा। ओके, तो अब समझिए फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है जो एंटरप्रेन्योर होता है वो डिसाइड करता है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन फॉर प्रॉफिट एंड मार्केट एक्सचेंज, ठीक है, मतलब जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को मिल जाएगा। उसके बाद वेज लेबर अर्थ की कंपोनेंट जो हमने देखा, और इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ, जो यहाँ पे मैंने बोला कि बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट है उससे हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अब जब भी हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम में देखेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है ना, दो एक्सट्रीम साइड होती है, एक प्योर कंपटीशन और एक होता है कम्युनिज्म। ओके, और ये जो बीच में होता है ना, मिक्स इकोनॉमी होती है, एक होती है सोशलिस्ट लीनिंग और एक होती है कैपिटलिस्ट लीनिंग। ओके, अब मैं आपको तीनों का फर्क समझाता हूं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और कम्युनिस्ट इकोनॉमी में क्या है डिफरेंस। कैपिटल इकोनॉमी में समझो कि आपके पास, ठीक है, अगेन मोमो वाला एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक मोमो का ठेला है, ओके, मोमो की एक कार्ट है आपके पास। तो आप देखोगे कि मोमोज कितने बनाने हैं, कितने के बेचने हैं और किसको बेचने हैं। अब ये सारी चीजें कौन देखोगे, आप देखोगे, और उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलेंगे। ओके, और आपका जो प्रॉफिट है वो भी आपको ही मिलेगा। ओके, बट जब भी हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी में आते हैं तो यहां पे क्या होगा, समझो कि 10 जन आके वो मोमो का कार्ट, ओके, मोमो का कार्ट चलाएंगे। ओके, उनसे उनका जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली स्प्लिट करेंगे। ओके, ये होगी हमारे सोशलिस्ट इकोनॉमी। बट कम्युनिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, जो मोमो का जो ठेला है, मोमो का जो कार्ट है, ओके, वो किसको, वो सबको बिलोंग करता है। ठीक है, मतलब वो स्टेट का होता है। ओके, स्टेट का मतलब वो जो ठेला है सब ओन करते हैं। ओके, और सब ओन करेंगे, सब उसके ऊपर काम करेंगे, और काम करने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जिसको जितनी जरूरत है वो अपना अपना वो उतना चीजें लेके जाएगा, वो उतना प्रॉफिट लेके जाएगा। ओके, और जो प्रॉफिट है सब में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता था, जिसने जितना काम किया उसको उतना प्रॉफिट। सोशलिस्ट में क्या होता है कि जितने लोग काम कर रहे हैं उसको इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। बट मोमो के जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, जिसको जितनी नीड है वो उतना लेके जाएगा, मैटर नहीं करता आप कितना काम कर रहे हो। ओके, तो ये हो गई कम्युनिस्ट इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक सिस्टम में आप देख सकते हो कि सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, चाइना, वेनेजुएला सोशलिस्ट के ऊपर लीन करती है। फ्रांस, स्वीडन, ओके, यूनाइटेड स्टेट एंड जापान कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये करती है, क्या बोलते हैं, लीन करती है। तो इंडिया कहां पे बिलोंग करता है? ओके, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी में बिलोंग करता है। ओके, सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट। ओके, तो हम लोग कहीं पे यहां पे मिक्स्ड इकोनॉमी में बिलोंग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी और कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्या है। ओके, तो यहां पे सेक्टर्स होंगे, सेक्टर्स फॉर द इकोनॉमी। कौन से? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के सेक्टर्स है। सबसे पहले तो हाउस होल्ड। हाउस होल्ड में क्या होता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब क्या? सिंगल इंडिविजुअल हु टेक्स हिज ओन डिसीजन, मतलब कि एक इंडिविजुअल है जो अपने डिसीजन खुद लेता है। इंडिविजुअल जो अपने डिसीजन खुद लेता है कि उसको स्पेंड करना है या फिर सेव करना है। ओके, उसके बाद फर्म होती है। फर्म मतलब कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, एक इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस कर रही है, वो क्या करेगी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि हमारे प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज हो जाए। उसके बाद गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट क्या करती है? टू प्रोवाइड पब्लिक गुड्स एंड रेगुलेट मार्केट। ओके, पब्लिक गुड्स होता है वो प्रोवाइड करती है और मार्केट को रेगुलेट करते हैं, मतलब कि क्या करते हैं? लॉ लाती है, लॉ एंड ऑर्डर, फिर रेगुलेशंस लाती है, इसके ऊपर बिल्स एक्ट पास करते हैं। ओके, एंड देन इसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर, ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इसको मैं थोड़ा बेसिक वे में समझते हैं, व्हाट आर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। समझो कि एक कंट्री है, वो कंट्री क्या करती है? अपने प्रोडक्ट जो है सेल करती है।
सेलिंग प्रोडक्ट आउटसाइड द कंट्री, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट बोलेंगे, कि हम लोग ने एक्सपोर्ट कर दिया क्योंकि हम लोग कंट्री के बाहर स्पेंड वो बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया जो है, अगर इंडिया अपने प्रोडक्ट यूएसए में बेच रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, बट अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट है यूएसए से ले रहे हैं, ओके, यूएसए से इंडिया में ले रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट को। ओके, और ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को क्या बोलेंगे, हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। ओके, तो एक्सटर्नल सेक्टर में ये होता है। आई होप आपको सिंपली ये चीजें समझ में आ गई है। ओके, चलो इस डायग्राम को ना बहुत अच्छे से समझते हैं। ओके, एक तरफ है आपके पास गवर्नमेंट, ओके, एक तरफ है आपके पास गवर्नमेंट, एक तरफ है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब कि यहां पे मैं इंडिविजुअल को इमेजिन करूंगा, इंडिविजुअल, एक मिडिल क्लास आदमी आप यहां पे इमेजिन कीजिए। फर्म्स, फर्म्स मतलब क्या, जो प्रोडक्ट बनाती है, इंडस्ट्रीज, यहां पे आप इंडस्ट्री उसको इमेजिन कीजिए। एंड ये फाइनेंशियल मार्केट है आपका, ठीक है। मार्केट मतलब क्या, जहां पे लेन देन होता है, फाइनेंशियल मार्केट जहां पैसे का लेन देन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, फर्म जो है, फर्म्स क्या करती है, फर्म्स प्रोडक्ट बनाती है। ओके, फर्म्स क्या करती है, प्रोडक्ट बनाती है। प्रोडक्ट बनाने के बाद, बेचने के बाद उनको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ओके, उनको प्रॉफिट मिल गया, सही बात है। उनको प्रॉफिट मिलने के बाद वो क्या करती है, वो प्रॉफिट क्या करती है, देती है, सॉरी, वो प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है, तो वो टैक्स किसको पे करेगी, गवर्नमेंट को पे करेगी। ओके, तो उसने क्या किया, जो टैक्स वो बचा था वो गवर्नमेंट को पे कर दिया। ओके, अब उसके बाद गवर्नमेंट फिर फर्म्स को क्या देगी, गवर्नमेंट फर्म्स को गवर्नमेंट फर्म्स को देगी। ओके, एक मिनट, कहां गया, ओके, तो गवर्नमेंट फर्म्स को क्या देगी, गवर्नमेंट फर्म्स को सब्सिडी देगी। मतलब अगर कोई भी, अगर गवर्नमेंट को एक सेक्टर है, उस सेक्टर को बहुत अच्छे से चलाना है तो ऑब्वियसली उनको सब्सिडी देनी पड़ेगी ताकि वो वर्क करे, ठीक है। उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम आए, और प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगा तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा और वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ओके, देन इसके बाद पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो जो प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी खरीदेगी ना वो प्रोडक्ट, तो वो उसकी पेमेंट कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी, किसको, फर्म्स को करेगी। ओके, अब इसके बाद ये जो हाउस होल्ड है वो इंडिविजुअल है। ओके, वो इंडिविजुअल क्या करेगा, ऑब्वियसली इंडिविजुअल फर्म में काम करेगा। अगर फर्म में काम करेगा तो उसको फैक्टर पेमेंट मिलेगा। फैक्टर पेमेंट मतलब क्या, इनकम अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, मतलब उन्होंने कुछ इनकम अर्न किया है, या फिर समझो कि फैक्ट्री ने लैंड ये लीज पे लिया है, तो उसका जो रेंट है वो किसको मिलेगा, वो हाउस होल्ड, वो इंडिविजुअल को मिलेगा ना। तो ये सारे पैसे फर्म है वो किसको, हाउस होल्ड को देगी, इंडिविजुअल को देगी। ओके, और हाउस होल्ड क्या करेगा, इंडिविजुअल क्या करेगा, इस फर्म से पैसे प्रोडक्ट खरीदेगा ना, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब ये इसके ऊपर पैसे जब प्रोडक्ट खरीदेगा तो ये पैसे इसको देगा। अब तक क्लियर है। इसके बाद जो इंडिविजुअल है उसको भी तो पेमेंट टैक्सेस देने पड़ते हैं, वो किसको देगा, वो गवर्नमेंट को देगा। ओके, और गवर्नमेंट क्या करेगी यहाँ पे, फैक्टर कॉस्ट, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के, अगर इन्होंने इससे कुछ खरीदा हुआ उसके कॉस्ट, या फिर ट्रांसफर पेमेंट, मतलब क्या, वेलफेयर जो एक्टिविटीज होती है। ओके, या फिर जैसे महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना, अब उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, वहां पे लोगों को पैसे दे रही है, ठीक है। ओके, नियर अबाउट 1500 या 3000 कुछ तो, या फिर कोई सब्सिडी होगी, ठीक है, प्रधानमंत्री पीएम किसान, फार्मर्स को जिससे पैसे मिलते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होगी, ट्रांसफर पेमेंट में काउंट की जाएगी। ओके, बाकी सब वही है कि मार्केट है, मार्केट से सेविंग्स जो इन्वेस्ट होगी, बोरोइंग, खरीद, अगर बोरिंग ले रहे तो मार्केट से गवर्नमेंट पैसे उठाएगी, अगर सेविंग करी तो मार्केट में करेगी। ओके, यहाँ पे भी अगर बोरिंग होगी तो मार्केट से होगी, सेविंग होगी तो मार्केट में होगी। सेविंग मतलब ये नहीं होता ना कि जो इंडिविजुअल है जो अपने पास खुद के पास पैसे रखता है, पैसे रख देता है, वो ऑब्वियसली मार्केट में ही सेव करेगा ना। ओके, तो बस यही ये डायग्राम है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देन इसके बाद ग्रेट डिप्रेशन तो मैंने जस्ट बता दिया था, बस एक बार हम लोग यहाँ पे रीड कर लेते हैं कि क्या है।
कि इट इज अ ग्लोबल क्राइसिस दैट लीड टू द मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट डिक्लाइन, जैसे मैंने बताया था कहां पे, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। हाईलाइटेड द नीड फॉर द माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, तब जाके माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी जरूरी है। उसके पहले क्या हम लोग माइक्रो में ही देख रहे थे, बट अभी हमें मैक्रो इकोनॉमी चाहिए। एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 3% से 25% पे हो गया था। एंड इट इज इंस्पायर्ड बाय केनेसिस इकोनॉमी, ओके, उनकी जो बुक आई थी उसके बाद। तो अब गवर्नमेंट का रोल क्या आता है माइक्रो इकोनॉमी में? गवर्नमेंट का भी कुछ तो रोल आना चाहिए। ऑब्वियसली मैंने क्या बोलता है, गवर्नमेंट का रोल आता है पॉलिसी फॉर्म करने में, जैसे इसके यहाँ पे फ्रेमिंग लॉज एंड इंश्योरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ओके। इसके बाद इंप्लीमेंटिंग मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। हम लोग मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी अभी 2 मिनट में देखेंगे कि क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। एड्रेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। जस्ट एन एग्जाम्पल देता हूं, आई नो आपको ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा समझने में, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, चलो इन्फ्लेशन से रिलेटेड देखते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन क्या होता है? राइज इन प्राइस। राइज इन प्राइस मतलब क्या? लोगों के पास पैसे आ गया, लोग पैसे को स्पेंड कर रहे हैं। तो यहां पे अगर मेरे पास सप्लाई 10 बनानास का होगा और लोग यहां पे बहुत सारे हैं और उनकी डिमांड क्या है 20 बनानास की, तो ऑब्वियसली बनाना की प्राइस बढ़ेगी। बनाना की प्राइस बढ़ेगी तो उसके वजह से क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। बट अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट लोगों के पास का पैसा कम करेगी। अगर अब गवर्नमेंट ने लोगों के पास का पैसा कम कर दिया तो ऑब्वियसली उनके पास उतने पैसे, ठीक है, 20 मतलब जो इन्फ्लेशन हुआ था, जैसे डिमांड 20 बनाना की थी तो लोगों के पास पैसा है तो वो दे रहे थे कि ले लो भाई बट हमें प्रोडक्ट दे दो। अब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा देने के लिए तो क्या होगा? तो प्राइस अपने आप नीचे आ जाएगी। तो ये हो गया इन्फ्लेशन। तो ये सारा क्या करे? गवर्नमेंट देखेगी। एंड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कोई भी मार्केट होगा या फिर कोई भी पॉलिसीज है या फिर मतलब एनीथिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चाहिए, मे बी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इट मे बी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कौन देखेगा? गवर्नमेंट देखेगी माइक्रो इकोनॉमिक की पॉलिसीज में, ओके। अब ये माइक्रो इकोनॉमिक की पॉलिसीज होती क्या है? ओके, सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी। इसको ना बहुत सिंपल टर्म में देखिए, अगर जब भी मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगी तो आपके दिमाग में सबसे पहले आरबीआई आना चाहिए, और कभी भी फिजिकल पॉलिसी आएगी तो आपके दिमाग में गवर्नमेंट आना चाहिए, ओके। तो इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई है, मैनेज्ड बाय सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके। वो क्या करती है? कंट्रोल मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। जैसे कि अगर मनी सप्लाई उनको कम करना है तो सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट ये कम कर देगी, ओके। बट उनको मनी सप्लाई बढ़ाना है तो वो क्या करेंगे? यही इनको रिवर्स कर देंगे, सबको बढ़ाएंगे, ओके। तो यही चीज होती है कि मॉनेटरी पॉलिसी। बट ये फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? बेसिक लेमन टर्म में हम देखेंगे तो फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन पॉलिसीज। मतलब कि समझो कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि मुझे पैसा आप बस खर्च करना है, बट कैसे करेगी? वो सब्सिडीज देगी। गवर्नमेंट ने सब्सिडीज देना स्टार्ट कर दिया तो उसके वजह से क्या हो गया? जैसे कि राइस है, राइस पे अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी तो जो 10 रुपए का राइस है वो मुझे 3 रुपए में मिला, तो उसके वजह से 7 रुपए मेरे जेब में है। तो वो क्या 7 रुपए में करूंगा? वो मैं अच्छे से स्पेंड करूंगा दूसरे चीजें पे। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या थी? गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग की पॉलिसी ले ली, इसकी वजह से क्या हो गया? मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए, तो पैसे की वजह से अगेन इन्फ्लेशन हो गया। और कितना टैक्स ले लेना है कि समझो कि मेरे पास 10 रुपए है, अगर गवर्नमेंट बोली कि मुझे 6 रुपए टैक्स में दे दो, अब मेरे पास 4 रुपए स्पेंड करने के लिए ऑब्वियसली मैं ज्यादा स्पेंड नहीं कर पाऊंगा। बट गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं, तुम लोग 4 रुपए मुझे एज टैक्स दे दो और 6 रुपए खुद के पास स्पेंड करने के लिए रखो, तो ऑब्वियसली हम ज्यादा स्पेंड करेंगे। तो ये फिस्कल पॉलिसी कौन देखता है? ये देखती है गवर्नमेंट। और